गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो थंबनेल में आप सभी को दिख चुका होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं। नहीं दिखा? अच्छा, फर्स्ट पेपर लिखा हुआ है। चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, हम करने वाले हैं 2010 का दिसंबर सेशन का। ठीक है, जो पेपर है वो करने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए तो सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। आज क्लास थोड़ी सी लेट है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, 2010 का दिसंबर का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। Which of the following variables cannot be expressed in quantitative terms? निम्नलिखित चरों में से किसे परिमाणात्मक रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता? सामाजिक आर्थिक स्तर में, वैवाहिक स्तर में, संख्यात्मक अभिक्षमता में, पेशेवर अभिव्यक्ति में। बताइए दोस्तों, क्या है पेशेवर अभिव्यक्ति को परिमाण रूप में अगर अभिव्यक्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो इसका सही उत्तर क्या है? चलिए, अच्छा मैंने बता दिया। पेशेवर अभिव्यक्ति, वेरी गुड। चलिए, पेशेवर अभिव्यक्ति आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेशनल एटीट्यूड। अब कौन बताएगा प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या है? देखिए, पेशेवर जो अभिव्यक्ति है या आपकी ये चीज है ना, ये आपके दो चीजों में आती है। पहला, एक तो गुणात्मक गुणात्मक शैली, दूसरा व्यक्तिगत शैली। व्यक्तिगत शैली, ठीक है। अब ये दो चीजें को दर्शाती है। जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो गुणात्मक शैली को दर्शाती है और व्यक्तिगत शैली को दर्शाती है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब जो परिणात्मक या मात्रात्मक जो चीजें होती है, ठीक है, परिणात्मक और मात्रात्मक जो होता है वो स्वरूप संख्यात्मक को दर्शाता है। क्या कहता है? ये जो चीज है ना, ये आपके किसको दर्शाएगा? मात्रात्मक या क्या बोल रहे हैं आप? मात्रात्मक स्वरूप को क्या करता है? क्या होगा इसमें? संख्यात्मक होगा। दो पॉइंट अभी मैंने समझाया आपको। जो परिणात्मक या मात्रात्मक स्वरूप है वो कैसा होगा? संख्यात्मक होगा। और पेशेवर अभिव्यक्ति वो कैसे होगी? गुणात्मक शैली और व्यक्तिगत शैली के अंतर्गत दर्शाई जाती है। दो चीजें मैंने अभी समझाई है, क्या आपको समझ में आई? यस या नो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताएं कि ये चीज हमारे को समझ में आई। अब जो चीजें मैंने बताई, मात्रात्मक स्वरूप एक संख्यात्मक होता है, क्या पेशेवर अभिव्यक्ति में ऐसा नहीं होता है? तो पेशेवर अभिव्यक्ति में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इस वजह से ये हमारा क्वेश्चन है राइट हुआ। समझ में आई बात? अब जो सामाजिक स्तर है, सामाजिक आर्थिक स्तर है या वैवाहिक स्तर है या संख्यात्मक अभिक्षमता है, ठीक है, उनमें परिणात्मक स्वरूप की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। यहाँ तक समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए, वेरी गुड। तो मैं ये मानकर चलता हूँ पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ूं? चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, ए डॉक्टर स्टडीज द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू ड्रग्स ऑफ डेंगू फीवर
His research would be classified as। एक चिकित्सक ने डेंगू बुखार की दो औषधियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया। उसके शोध को वर्गीकृत भी किया जाएगा। ठीक है, कैसे? वर्णनात्मक सर्वेक्षण के रूप में, दूसरा प्रयोगात्मक शोध के रूप में, तीसरा वैयक्तिक अध्ययन के रूप में, चौथा निजाति वर्णन के रूप में। अब बताइए इसमें क्या है? कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट दिखने चाहिए। चलिए, आप में से काफी बच्चों ने इसका जो जवाब दिया है बी, प्रयोगात्मक शोध के रूप में। सर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप बता रहे हैं, और ये 3 बच्चे हैं जो अलग जवाब क्यों दे रहे हैं? चलिए चलिए, वेरी गुड। तो आप में से काफी बच्चों ने इसका जवाब है वो राइट बताया है, बी बताया है, यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या चीज है वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ठीक है, यानी प्रयोगात्मक, जब अगर कोई डॉक्टर है और डेंगू का बुखार उसको आ रहा है, ऐसा कोई है, तो वो दो औषधियों का क्या करेगा? प्रभावशीलता से अध्ययन करेगा। ठीक है, अब अध्ययन करेगा तो उसको उस प्रभावशीलता यानी औषधि की गुणवत्ता का और उसकी मापन क्या करेगा, सही है या नहीं है, उसका वो क्या करेगा? जांच करेगा। समझ में आ गई? रिसर्च करेगा। समझ में आई यहाँ तक? अब ये जो रिसर्च होता है आपके, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है ना, ये क्या होता है कि ये शोध की एक प्रमुख विधि, यानी कह सकते हैं कि मेन आपके मेथड है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में इसका क्या कारण है कि ये प्रभावशील हुआ या प्रभावशील नहीं हुआ। यानी हम क्या कर सकते हैं? कारण का पता लगा सकते हैं। ठीक है, और कार्य का पता लगा सकते हैं। कार्य और कारण का पता लगाना इसका मुख्य कारण है, मुख्य कार्य है इसका, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। यहां तक समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। दृश्य पंच दृश्य प्रपंच शास्त्र यानी फिनोमोनोलॉजी शब्द निम्नलिखित की प्रक्रिया से संबंधित है। दृश्य पंच शास्त्र फिनोमिनोलॉजी शब्द निम्नलिखित की प्रक्रिया से है। गुणात्मक शोध की, प्रसरण के विश्लेषण की, या सह संबंध के अध्ययन की, या संभावितता के प्रतिचयन की। बताइए। क्वालिटी रिसर्च, एनालिसिस ऑफ वेरियस कोरिलेशनल स्टडी की, या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। बताइए। देखिए, ये फिनोमेनोलॉजी जो आपके हैं वो आती है क्वालिटी रिसर्च आता है। क्वालिटी रिसर्च के अंतर्गत क्या चीज होती है दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर कोई भी हम ये जो प्रक्रिया है इसको यूज करते हैं, ध्यान से समझना, अगर इस प्रक्रिया को अगर हम यूज करते हैं तो इसका संबंध, आपका रिलेशन है ना, किससे होगा? गुडविल से होगा, यानी ख्याति से होगा। ठीक है, ख्याति से होगा। अब अगर ख्याति या प्रतिष्ठा आपके संवर्धी से होता है, यह प्रवृत्ति व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में क्या करता है कि शोध करवाता है। समझ में आ गई बात? उसमें गुणात्मक स्वरूप को भी दर्शाता है। यहाँ तक समझ में आया? यानी ये व्यक्ति की कह सकते हैं अपन ख्याति, उसकी प्रतिष्ठा, उसके गुणात्मक जो स्वरूप है, किस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति किस प्रकार से है, उसका हम क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। उस मेथड को दृश्य प्रपंच शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी शब्द की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। समझ में आ गई बात? यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया?
इसमें कुछ और भी बात है। इसमें जो व्यक्ति होता है उसमें व्यक्ति की जो कार्यशैली है, व्यक्ति की जो अपनी कार्यशैली है, व्यक्ति की अपनी गतिविधि है, उसकी वो क्या करता है, पहचान करता है या गति का आगमन भी करता है। यहाँ तक समझ में आया? यानी अगर व्यक्ति अपनी कार्य की जो गतिविधि है कि मैं कितना काम कर रहा हूँ, उसकी जो प्रभावशीलता है वो उस कार्य करने की, ठीक है, वो कैसी है, तो वो अपने स्वयं की गति का आगमन भी करता है। यहाँ तक समझ में आया आपको? चले नेक्स्ट। इसमें एक बात और ऐड कर लेना, इसका जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो मानव का जो बिहेवियर व्यवहार है, ठीक है, उसको क्या करना, कंट्रोल करने के लिए ये कारणों को गहराई से अध्ययन करता है। एक चीज और इसमें ऐड कर लीजिए कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मानव के कार्य करने की जो शैली है, उसके जो कारण है, उनको वो गहराई से अध्ययन करता है ताकि उसके नियंत्रण किया जा सके, उसके व्यवहार में किस प्रकार से है, उसका बिहेवियर दूसरों के साथ में किस प्रकार से है, कार्य करने की गतिविधि में वो किस प्रकार से काम कर रहा है, तो वो एक कंट्रोल करने की गहराई से अध्ययन किया जा सकता है या परख की जा सकती है। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको समझ में आया या नहीं आया? कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि जी सर हमारे को समझ में आया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हुए सोशियोग्राम तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। सोशियोग्राम तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। देखिए सोशियोग्राम आपके क्वेश्चन नंबर 4 है। द सोशियोग्राम टेक्निक इज यूज्ड टू स्टडी वोकनिकल इंटरेस्ट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ह्यूमन रिलेशन या अचीवमेंट मोटिवेशन। तो जहां तक मुझे याद है, सोशियोग्राम तकनीक का जो उपयोग है मानवीय संबंध के अध्ययन में किया जाता है, यानी ह्यूमन रिलेशन में किया जाता है। ठीक है, यानी सोशियोग्राम तकनीकी क्या है, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में? इसमें क्या होता है, जो सामाजिक प्रतिरूप होते हैं ना मानव की, मानवीय संबंध का अध्ययन होता है, जो क्या करेगा, सामाजिक प्रतिरूप, सामाजिक प्रतिरूप का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे समझ में आया? एवं जो सामाजिक प्रतिरूप है उनका विकास किस प्रकार होगा, यह मानवीय संबंधों का जो विकास है, मानवीय संबंधों का विकास, ठीक है, या विस्तार होता है। ठीक है, अब उनमें मानवीय संबंधों का विकास या मानवीय संबंधों का जो विस्तार है, वो अगर हम बात करते हैं तो उनमें क्या करता है कि मानवीय संबंधों की जो चेतना है उनका विकास करना। ठीक है, कि भाई हमारा रिलेशन एक व्यक्ति के साथ में ऐसा है तो दूसरे व्यक्ति के साथ में भी वैसा ही होना चाहिए जैसा उस व्यक्ति के साथ में है। ठीक है, जैसा वो बंदा अपने साथ में व्यवहार कर रहा है उसी के साथ में उसका व्यवहार हो एकदम अच्छे से। ठीक है, ये शाब्दिक शब्दों में कि जो मानव की जो शैली है संबंध, उसमें मानव संबंधों का विशेष महत्व होता है सामाजिक जीवन शैली में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हुए ये हमारे पास में पैसेज आ चुका है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम 5 to 10। ठीक है, it should be remembered that the nationalist movement in India, like all nationalist movements, was essentially a bourgeois movement. It represented the natural historical state of development, and to consider it or that criticize it as a working class movement is wrong. Gandhi represented that movement and the Indian movement
इज रिलेशन टू द मोमेंट टू ए सुप्रीम डिग्री। तो इसको आप पढ़ना, और मैं इसको हिंदी में रीड करता हूँ ताकि हमारे पास में जो बच्चे हैं सॉरी, यह स्मरण रखना चाहिए कि सभी राष्ट्रवादी आंदोलनों की तरह भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन अनिवार्य तौर पर मध्यम वर्गीय या बर्जुआ आंदोलन था। सॉरी, यह विकास की स्वाभाविक ऐतिहासिक अवस्था को निरूपित करता है और इसे श्रमजीवी वर्ग आंदोलन समझना, ऐसा सोचकर उसकी आलोचना करना गलत है। गांधी जी इस आंदोलन का और इस आंदोलन को संबंध में भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व सर्वोच्च श्रेणी तक करते हैं और वे उस सीमा तक भारतीय लोगों की आवाज बन गए और भारत और भारतीय जनता के प्रति गांधी जी का मुख्य योगदान उन शक्तिशाली आंदोलनों को, जो कि उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए चलाए, के माध्यम से था। गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी कार्रवाई के जरिए करोड़ों लोगों को गढ़ने और इन्हें बदलने डालने की चेष्टा की और उन्हें बदलने में सामान्य तौर पर भी सफल हुए। वे हतोत्साहित, निराश लोगों या भयभीत प्रत्येक प्रबल हित द्वारा परास्त करने और विरोध करने असक्षम लोगों को आत्मसम्मान युक्त आत्मनिर्भर तानाशाही के विरोध संयुक्त कार्रवाई और ज्यादा बड़े लक्ष्य के लिए बलिदान करने वाले लोगों में बदलने में काफी हद तक सफल हुए। गांधी जी ने लोगों को राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर सोचने के लिए प्रेरित भी किया। प्रत्येक गांव और प्रत्येक बाजार में नए विचारों को एक चलिए, बाजार में नए विचारों और नई आशाओं को जो लोगों में मर गई थी, पर तर्क और बहस के साथ अब गूंजने लगी। यह अद्भुत मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। यह क्या अद्भुत मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। निसंदेह इसके लिए समय आ चुका था कि परिस्थितियों तथा विश्व की स्थितियों ने परिवर्तन के लिए कार्य किया, परंतु परिस्थितियों और स्थितियों का लाभ उठाने के लिए महान नेता आवश्यक है। गांधी जी वो नेता थे, उन्होंने बहुत से वो बंधन खोल दिए जिसने हमारे दिमाग को कैद और विकलांग किया हुआ। भारतीय लोगों में जिस किसी ने भी इसका अनुभव किया, वह मुक्ति और उल्लास की उस महान अनुभूति को भी नहीं भुला सकता। गांधी जी ने भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी भूमिका अदा की, क्योंकि वे जानते थे कि किस प्रकार वस्तुनिष्ठ स्थितियों में सर्वाधिक लाभ उठाया जाए और किस प्रकार जनता के दिलों तक पहुंचाया जाए। जबकि ज्यादा उन्नत विचारधारा में समूह को सामान्यतः हवा में ही कार्य किया गया, क्योंकि वह उन परिस्थितियों के साथ ठीक ठाक जम नहीं सके, इसलिए जनसाधारण में यथेष्ट प्रतिक्रिया नहीं जागृत कर सके। पूर्णतया सत्य गांधी जी राष्ट्रवादी स्तर पर कार्य करते रहे और उन्होंने वर्गों के संघर्ष के बारे में नहीं सोचा और आपसी भेदों को शांत करने की कोशिश की, परंतु उन्होंने लोगों की जिस कार्य में लगाया, जो शिक्षा दी, उन जन चेतना अनिवार्य आश्चर्यजनक रूप में जगा दी। सामाजिक मुद्दों को सजीव बना दिया। गांधी जी और कांग्रेस को उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों और उनकी कार्रवाई के आधार पर समझना चाहिए। प्रत्येक उसके पीछे व्यक्तित्व मायने रखते हैं। उन नीतियों और गतिविधियों को रंचित करना, गांधी जी जैसे प्रत्येक असाधारण व्यक्ति के मामले में उन्हें समझना, मूल्यांकन करने की व्यक्तित्व का प्रश्न विशेष रूप से महत्वपूर्ण बन जाता है। हमारे लिए वे भारत की आत्मा, प्रतिष्ठा और विषादग्रस्त करोड़ों लोगों को अपने अंततः कष्टों से मुक्त होने की उत्कंठा का प्रतिनिधित्व करते हैं और ब्रिटिश सरकार या अन्य द्वारा उनका अपमान भारत के और लोगों का अपमान है। ये हमारा जो एक पैसेज था। अब इसका जो क्वेश्चन है आपको बताना है। पहला क्वेश्चन है, प्रदत्त परिच्छेद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। परिच्छेद स्वतंत्रता के लिए भारतीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका समीक्षा है। परिच्छेद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका विवादन है। लेखक भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका पर तटस्थ है। यह श्रमजीवी वर्ग आंदोलन के प्रति इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थन का विवरण कर रहे हैं। तो इसमें जो हमने अभी पढ़ा,
देखिए, इसका हमने कहाँ पर पढ़ा था? अगर मैं बात करूँ यहाँ से, भारत और भारतीय जनता के प्रति गांधी जी मुख्य योगदान उन शक्तिशाली आंदोलनों और राष्ट्रीय कांग्रेस के जरिए चलाए के माध्यम से गांधी जी राष्ट्रीय स्वराज्य की कार्रवाई की, करोड़ों लोगों को करने और चेष्टा की, उन्हें बदलने के सामान्य तौर पर सफल भी हुए। ठीक है, तो यानी गांधी जी की यहाँ पे मैं अगर बात करूँ ये वाली लाइन में, ठीक है, तो वो सफल भी हो गए थे। अब हमारा क्वेश्चन था क्या था, प्रदत्त परिच्छेद के बारे में। परिच्छेद का मतलब हो गया यहाँ पे कि ट्रू ऑफ इवन द पैसेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिच्छेद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका अभिवादन करता है। ठीक है, बी आपका राइट हो गया। गांधीवादी आंदोलन द्वारा भारतीय जनता में लाए जाने वाले परिवर्तन थे भौतिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, मनोवैज्ञानिक। तो वो क्या थे? मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ पर आया था? मैंने अभी आपको टिक भी करवाया था, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। ठीक है, चलिए। राष्ट्रवादी आंदोलन को श्रमजीवी वर्ग आंदोलन समझना और ऐसा समझकर उसकी आलोचना करना गलत है, क्योंकि ऐतिहासिक आंदोलन था, भारतीय जनता की आवाज की, बुजुर्ग के मध्यम आंदोलन था, या ऐसा आंदोलन था जिसका प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। तो मेरे हिसाब से बरजुआ आंदोलन था, ये हमने पढ़ा था। कहाँ पर पढ़ा था? ये यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, इस तरह से आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, एक बार पढ़ने पर आप आराम से इसको कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1, गांधी जी ने भारत में क्रांतिकारी भूमिका अदा की क्योंकि वे नीतित्व का प्रचार करते थे, भारतीय दिलों तक पहुंच सकते थे, वर्गों को संघर्ष देख सकते थे, भारतीय नेतृत्व कांग्रेस को नेतृत्व कर रहे थे। बताइए, भारतीय दिलों तक पहुंच सकते थे। चलिए, नेक्स्ट, उन्नत विचारधारा के समूह हवाओं में कार्य कर रहे थे क्योंकि वे निम्नलिखित के साथ ठीक जम नहीं सके। जनसाधारण की वस्तुनिष्ठ स्थितियां, गांधीवादी विचारधारा, लोगों के वर्ग चेतना, या ये आ जाएगा इसमें। तो जनसाधारण की वस्तुनिष्ठ स्थितियां। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? नेक्स्ट है, लेखक ने परिच्छेद का समापन किया भारतीय जन साधारण की आलोचना के, गांधीवादी आंदोलन आंदोलन द्वारा, गांधी जी के व्यक्तित्व का महत्व बताकर, करोड़ों भारतीय की व्यथा पहचान कर। बताइए क्या था? गांधी जी के व्यक्तित्व का महत्व बताकर इन्होंने अपना जो लेखक का जो प्रदर्शन था उसको समाप्त किया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हुए, संचार की अंतः संबंधित श्रृंखला में विद्यमान मीडिया में बिंदुओं का किस रूप में जिक्र किया जाता है? यानी संचार की जो अंतर संबंधित श्रृंखला में विद्यमान जो मीडिया के जो पॉइंट है, उनमें किस रूप से जिक्र किया जाता है? नेटवर्क मीडिया, संयोजी मीडिया, ग्रंथिल मीडिया, या बहु मीडिया? क्या है? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? बताइए। देखिए, जो नेटवर्क मीडिया होता है ना, उसका जिक्र किया जाता है। नेटवर्क मीडिया, एक मैं साधारण भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं, आपने मकड़ी का जाल देखा है? तो मकड़ी के जाल क्या करता है कि जो उसका विस्तार है, एक छोर से इस छोर, इस छोर, इस छोर, यानी कनेक्टेड एक चीज से रहता है। मकड़ी का जाल नहीं देखा आपने? देखिए, इस
पुस्तक के गोलेकार में यहाँ से पॉइंट करके मकड़ी का जाल इस तरह से इस तरह से इस तरह से वो क्या होता है, एक कनेक्टेड रहता है, यानी एक ही छोर होता है। तो वो मेन काम किसका है, नेटवर्क मीडिया का है। तो ये सारा बिंदुओं का अपन कहते हैं इससे जुड़ा हुआ, इससे जुड़ा, तो नेटवर्क मीडिया कहलाएगा। इसका जो विस्तार है वो बहुत ही व्यापक होता है। ठीक है, इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि संबंधित लोगों को अपनी जो भी बातें हैं वो पहुंचाते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। ये सारी चीजें संचार के माध्यम से हम परिपूर्ण करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है, जनसंचार के सूचना कार्य का वर्णन किस रूप में किया जाता है। डिफ्यूजन, पब्लिसिटी, सर्वेलेंस, रिजर्वेशन या विचलन, विवर्सन, विसरण, प्रचार, निगरानी, विचलन। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा। देखिए, जनसंचार के सूचना का कार्य का वर्णन होता है प्रचार करना, यानी पब्लिसिटी करना। इसमें पब्लिसिटी का मतलब होता है कि जो जन चेतना है या जन साधारण जो भी व्यक्ति हैं, जन साधारण जो व्यक्ति हैं उनके पास सूचना अधिक से अधिक पहुंचाना। ठीक है, समझ में आ गई बातें। पब्लिसिटी करना। क्वेश्चन नंबर 13, एन एग्जाम्पल ऑफ साइनोहॉर्नियस मीडियम इज, असिनोक्रोनस या अतुल्यकालिक क्या है। तो माध्यम का उदाहरण कौन सा है। मैंने गलत बोल दिया, बिल्कुल मैंने गलत बोला। असिनक्रोनस, असिनक्रोनस माध्यम का उदाहरण कौन सा है। रेडियो, टेलीविजन, फिल्म या समाचार पत्र। बताइए। इसका राइट आंसर डी होगा, समाचार पत्र। समाचार पत्र में क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं हैं, दैनिक दिनचर्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया, या आपके पॉलिटिकल रिलेटेड हो गया, या आपके एक्सीडेंट रिलेटेड हो गया, तो कुल मिलाकर असिंक्रोनस का माध्यम हो गया समाचार पत्र, जहाँ पर अलग अलग जो आपके प्रोडक्ट हैं या अलग अलग आपके विभाग है, अलग अलग जो आपके कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर पर वो क्या करता है कि खबरें छापता है। तो जन साधारण का या जन संचार का एक प्रभावी माध्यम है कौन, समाचार पत्र। समझ गए, इश्तिहार देना। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हुए, संचार में गुणनात्मक शब्द कौन से हैं। सुस्पष्ट, अमूर्त, सरल या सांस्कृतिक। सुस्पष्ट, अमूर्त, सरल, सांस्कृतिक। बताइए। इसका राइट आंसर होगा सांस्कृतिक। ठीक है, सांस्कृतिक संचार में गुणार्थक शब्द को इंगित करता है, यानी सांस्कृतिक सामाजिक व्यक्तिगत जीवन शैली के एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, संदेश के नीचे संदेश को क्या नाम दिया जाता है। अंतःस्थापित ग्रंथ, आंतरिक ग्रंथ, अंतःग्रंथ, उपग्रंथ। क्या कहेंगे उसको, उपग्रंथ, सब टेक्स्ट। अनुरूप जनसंचार में कहानियां क्या है। अनुरूप में एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर स्टैटिक, डायनामिक, इंटरेक्टिव या एक्सप्लोरेटिव। स्थैतिक, गत्यात्मक, अन्योन्य क्रियात्मक या अन्वेषणात्मक। बताइए। स्टैटिक होती है। ठीक है, यह एक निरंतर आवृत्ति में प्रसारित होती है।
स्थिति क्या होती है, अनुरूप जनसंचार में क्या होती है, निरंतर आवृत्ति में प्रसार होती रहती है, जिससे क्या होता है कि परिवर्तन नहीं होता है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये एक लयबद्ध में चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, शब्द युग्म ऑलवेज का होगा नेवर में संबंध को समझो तथा निम्न में से उस शब्द युग्म को पहचानो जिसमें वही संबंध हो। अक्सर, विरले, बहुधा, यदा कदा, सदा, बहुधा, सविराम, यों ही, संयोग। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ए होना चाहिए। ये क्या है कि इनका विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्न श्रेणी में त्रुटिपूर्ण संख्या को पहचानिए। तो 30 - 27 कितने होंगे बच्चा? 9, है ना। अब 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 माइनस यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो 16 में से 13 गए, तो त्रुटिपूर्ण संख्या कितनी होगी? यहाँ पर आता है आपके 34, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए? 36। ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण संख्या कौन सी है? बी। समझ में आया कुछ? एक सांकेतिक प्रणाली में पेन को 31 लिखा जाता है और पार को 35 लिखा जाता है, तो पेट को लिखा जाएगा 30, 37, 39, 41। बताइए। पेन को 31 लिखा जाता है। देखिए, पी कितने पर आता है अपने? 16 पर। ए कितने पर आता है अपने? 1 पर। ठीक है, और एन कितने पर आता है? 14 पर। इजिकल टू कितना हो गया? 31। समझ में आई कुछ कहानी इसकी? अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ अल्फाबेट में नंबरिंग किस नंबर पर ये आता है, तो पी 16 पर आता है, ए 1 पर आता है, एन 14 पर आता है। ठीक है, तो वैसे ही जो पार है वो भी आपके क्या होगा? 16 पर होगा। यहाँ पे 1 होगा। ये जो आर है ना, आर, वो आपके कितना पर हो जाएगा? 18 पे हो जाएगा। तो वो क्या आता है? 37 होता है। ठीक है, तो क्या कहता है पेट का मतलब क्या होगा? तो वो वहां पे देखिए 16 प्लस 1 प्लस आपके हो जाएगा 20, और यहाँ पे टोटल हो रहा है 37। इसका नंबर होगा 37 का अपना ये रहा। समझ में आई कुछ कहानी इसकी? बस, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। यानी जो अल्फाबेट के न्यूमेरिकल है कि किस नंबर पर वो सेट किया गया है उसको लिखे और उसको ऐड करें, तो हमारा 21 हुआ। फिर हमने पार का जोड़ा, तो वहां पर उसको 35 हुआ है। तो वैसे ही अपने को पेट का करना है, तो पेट का 16 और 1 अपने को पता है, यानी पी और ए का पता है। पी कितने नंबर अब आता है? 20 नंबर पर आता है। हमने तीनों को ऐड कर दिया तो 37, और 37 आपका राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए
तो नीचे दिए गए पहले अक्षर युग्मों को एक दूसरे के संबंध में इस संबंध के आधार पर दूसरे अक्षर युग्मों के लिए निम्न में से उचित चयन कीजिए। ए एफ इजिकल टू आई के समानुपात एल क्यू। ए एफ देखिए मैं इसको आपको हमारे पास में है, देखिए एक ए एफ रेशियो आई के और एल क्यू, ये अपने को पता करना है। ठीक है, ये अपने पास में नहीं है। तो ए और आई, इनके प्लस माइनस कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। एफ और के प्लस माइनस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। ठीक है, अल्फाबेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए और आई के बीच में कितना है, जब ए यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद में यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर आई आ रहा है। ठीक है, तो ये +8 हो रहा है। दूसरा एफ कहाँ पर आ रहा है, एफ कहाँ पर है, ये यहाँ पे एफ है। एफ के बाद में के कहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5th हो गया, मतलब 5th हो गया। समझ में आई कहानी। अब जैसे ही अपने पास में एल है, ठीक है, एल अगर हम बात करें तो +8 करते हैं, एल में +8 करते हैं। एल कहाँ पे है, ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 टी हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा टी +8। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, क्यू। क्यू कहाँ पर, ये रहा, तो क्यू यहाँ पर है, तो हम इसको 1 2 3 4 5 वी होगा। समझ में आई क्या कुछ, समझ में आ गया ना बात। तो इस हिसाब से इसको करना है सोल्व आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीवी। समझ में आ गई ना बात। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हुए, यदि यदि 5472 के बराबर 9 है और 6342 के बराबर 6 है, तो 7584 के बराबर 6 है, तो देखिए मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ इसको। सबसे पहले अपने पास में 5472, दूसरा 6342, चौथा 7584, और चौथा कौन सा है, 9236।
यानी यहाँ पे ये तो दिया हुआ है। सॉरी। देखिए 5 + 4 + 7 + 2 कितने हुए? 5 × 4 = 9, 9 और 1 × 10 = 16, 16 17 1 18, 18 हुए ना? 18 बराबर 1 + 8 कितने हुए? 9। 6 + 3 + 4 + 2 कितने होंगे? 6 4 10 और 5 15। 1 + 5 कितने हुए? 6। 7 5 8 4 बराबर 7 5 12 20 24। 2 + 4 बराबर 6। तो 9 + 2 + 3 + 6 इक्वल टू कितने होंगे? 11। 3 14, 14 और 6 20। 2 + 0 बराबर 2। राइट आंसर क्या आएगा अपना? 2 आएगा। ये देखिए 2 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके, एक परीक्षा में कुल में से 35% छात्र हिंदी में है, 45% अंग्रेजी में है और 40% दोनों में फेल हुए। दोनों विषयों में पास होने वालों का प्रतिशत क्या है? तो देखिए, मैं अगर इसको हल्का सा ऊपर ले लूं और देखिए क्वेश्चन है आपके कि कुल 35% है, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में कितने हैं? 45%। ठीक है, और दोनों विषयों में कुल फेल हुए 20। तो देखिए हम एक ये ट्रिक अपनाते हैं वर्ताकार वाली। अब हिंदी में 35 है और इसमें 45 है, फेल कितने हुए? 20। ये तो हो गया फेल वाले की संख्या। ठीक है, अब 35 में से 20 चले गए, भाई 35 में से 20 चले गए तो कितना बचेगा? 5 और 1, 15 बच गए। 45 में से 20 चले गए तो यहाँ पे बच गया 5 और 2 25। ठीक है, और टोटल बच्चे कितने अपने पास में? 100 है। ठीक है, 100 माइनस 35 प्लस 45 माइनस 20, ये होगा 100 बराबर, ये हो जाएगा आपके 50 30 80, 80 माइनस 20 60, है ना? अब माइनस के 60 हैं और आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है, तो कितना हो गया? 40% हुआ ना? तो यहाँ पे 40% आ जाएगा। 60% तो ये हो गया, 40% होगा इसका। तो फेल होने वाले 40% है। चलिए, फिर आता है 23।
नीचे दिए गए दो कथनों में से एक और दो निष्कर्ष ए और बी निकाले जा सकते हैं मानते हुए कि दोनों कथन सही हैं। नीचे दिए गए में से कौन सी बात तर्क संगत है? कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ फूल नीले होते हैं। निष्कर्ष है, कुछ फूल न तो लाल और न ही नीले होते हैं और कुछ फूल लाल तथा नीले दोनों रंग के होते हैं। इसमें आपको ये बताना है कि क्या तर्क संगत है, क्या। देखिए, आपको सॉल्यूशन इसका इस प्रकार से निकालना है, गोले बना लेना है और इस तरह से आपको देखना है कि कुछ तो लाल है, कुछ क्या है, लाल है, कुछ क्या है, फूल है, कुछ क्या है, नीला है। ये तीन है, ठीक है। अब इसमें अपने को ये देखना कि ना तो इनका तर्क संगत सही ढंग से आ रहा है और न ही ये न ही तर्क संगत है। तो इसमें न तो तर्क संगत है और न ही ये है। अब कुछ कितने हैं, कुछ कितने हैं, एक कंफ्यूजन वाला है। तो ए और बी दोनों ही तर्क संगत नहीं है। समझ में आई बात? 24। यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान हैं सत्य है तो निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, कुछ छात्र बुद्धिमान है और कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है। तो क्या होगा इसका? देखिए, इनमें लिखा है कि सभी छात्र बुद्धिमान हैं, ये बात सत्य है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सत्य है तो कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, ये असत्य हो गया। असत्य हुआ ना? ये वाला सही नहीं है। कुछ छात्र बुद्धिमान है तो कुछ सत्य है, कुछ असत्य भी है और कुछ छात्र बुद्धिमान भी नहीं है। यहाँ पर कोई छात्र बुद्धिमान नहीं, ये असत्य हो गया, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ऐसा तर्क जिसमें हमें किसी विशिष्ट कथन से प्रारंभ करके एक सार्वभौमिक कथन के साथ समाप्त करते हैं, उसको क्या कहते हैं? निगमनिक तर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे तर्क जिसमें हम एक विशिष्ट कथन को प्रारंभ करते हैं और सार्वभौमिक कथन को समाप्त करते हैं, उससे निगमनिक तर्क कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न परिस्थितियों में से कम कितनी बत्तखें तैर सकती है? एक बत्तख के आगे दो बत्तख, एक बत्तख के पीछे दो बत्तख और एक बत्तख के आगे तथा पीछे के एक बत्तख। ठीक है। देखिए साथियों, 10:30 बज चुके हैं और मैं ये चाहता हूँ कि हम इनको डिटेल में करें। तो अभी समय हमारे पास में थोड़ा कम है क्योंकि यूट्यूब का सेशन अभी लेना है हमारे को, तो उसकी तैयारी भी कुछ करनी होगी और मेरे को भी 15 मिनट का ब्रेक चाहिएगा। तो हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जैसे ही हमारा यूट्यूब का सेशन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम इस सेशन को 15 मिनट के बाद में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहीं तक रखेंगे इस बार। 25 तक हमने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं।